खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के तुमकुर में एक बस हादसा पेश आया। इस हादसे में 8 अफराद की हलाकत की खबर है। 25 मुसाफिर जख्मी बताए गए हैं। इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताएं कि ड्राइवर ने बस पर से अपना तवाज़ुन खो दिया था, जिसकी वजह से बस पलट गई थी। बस में तकरीबन 80 अफराद सवार थे। एक और बेहद अहम खबर, टेरर फंडिंग केस में NIA अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के बानी हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन समेत दीगर अलहदगी पसंदों के खिलाफ इल्ज़ामात वज़ा करने की हिदायत दी है। NIA अदालत ने UAPA के तहत इल्ज़ामात वज़ा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ भी इल्ज़ामात तय करने की हिदायत दी है। यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम के खिलाफ भी इल्ज़ामात वज़े किए जाएंगे। करेंगे जम्मू का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, बेहद अहम खबर, टेरर फंडिंग मामले में NIA ने इल्जामात वज़े करने के लिए हिदायत दी है। जी बिल्कुल हिना, ये एक बड़ी खबर है और इसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा आगे। इससे बहुत पॉलिटिकल इसमें पॉलिटिक्स भी चलेगी। लेकिन जो ऑर्डर आया है NIA कोर्ट की तरफ से, जो जज है प्रवीण सिंह उन्होंने एक ऑर्डर दिया है। उसके मुताबिक उन्होंने NIA कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि जो हाफिज सईद है लश्कर तैयबा के फाउंडर, सईद सलाहुद्दीन जो चीफ है हिजबुल मुजाहिदीन के, शब्बीर शाह जो कि सेपरेटिस्ट है, मसरत आलम, जहूर अहमद वटाली जो बिजनेसमैन है, बिट्टा कराटे जो मिलिटेंट है, नईम खान जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हैं, इसी तरह इंजीनियर रशीद जो कि पॉलिटिकल जो फॉर्मर MLA हैं, उनके इन लोगों के खिलाफ और भी कुछ लोग हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि UAPA के अंडर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ केस दायर किए जाए। और कहा इस ऑर्डर में NIA कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है इसको 93 में इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद है, उनकी जो टेरर इन्वॉल्वमेंट है उसको एक पॉलिटिकल फ्रंट दिया जाए, एक पॉलिटिकल कलर दिया जाए। तो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बहुत कुछ इसमें कहा गया है और कहा गया है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है या सेपरेटिस्ट बाकी हैं, ये लोग मोबिलाइज करते थे रिसोर्सेज, फंडिंग किस तरह से इनकी की जाए, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, इसी तरह से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इनके खिलाफ किस तरह से इनको टेरर फंडिंग की जाए, इनकी फंडिंग और बाकी जो उनको सहूलियात है उनको मुहैया किया जाए। तो इसके लिए ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी काम करती थी। तो एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया, फैसला सुनाया है कोर्ट ने। और जाहिर तौर पर जो पिछले कई सालों से NIA को जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिदायत दी है कि वो इस टेरर लिंक और टेरर फंडिंग का जो नेटवर्क है इसकी जांच करे, तो उसके बाद अब ये जो रूलिंग आई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो सेपरेटिस्ट हैं या जो अलहदगी पसंद है कश्मीर में, उन पे और ज्यादा नकेल कसी जाएगी। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही माना जा रहा है और लगातार बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 83वें यौम तासीस प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि वादी में दहशतगर्दी पर लगाम लगी है। आपको बताएं कि अमित शाह के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में रखा है, तब मैं निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की स्थिति का भी बात करना चाहूंगा। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए
और देश भर के लिए गर्व की बात है 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी हैं, जिला पंचायतें बनी हैं। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। औद्योगिक विकास भी देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। कल शाम अमित शाह ने जम्मू में अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरी के ये हुक्मनामे जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हो चुके 4 सिक्योरिटी एहलकारों के लवाहिकीन को सौंपे गए हैं। जम्मू कश्मीर में रोनमा होने वाले मिलिटेंट वाक़यात में 4 सिक्योरिटी एहलकारों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। एलजी मनोज सिन्हा के अलावा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। अमित शाह ने इस दौरान शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के रिश्तेदारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इन बहादुर एहलकारों की शजाअत, हिम्मत और अज़्म पर पूरी कौम को फ़ख्र है। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि अक्टूबर 2021 में अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला श्रीनगर में शहीद इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद डार के घर गए थे। इससे कबल 2019 में उन्होंने शहीद इंस्पेक्टर अरशद खान की बेवा को तकर्रुरी नामा दिया था। मध्य प्रदेश से अहम खबर है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्चों के मामूली झगड़े ने एक तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। आपको बताएं कि बच्चों के झगड़े को लेकर 2 फ़िरक़ों के माबैन न सिर्फ झगड़ा हो गया बल्कि कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। बच्चों के झगड़े में हुए तशद्दुद में 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए रायसेन के मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया है। हालात को कंट्रोल में करने के लिए रात में ही रायसेन ज़िले के 4 थानों की पुलिस को तैनात किया गया। हालात पूरी तरह से काबू में है। इंतजामिया की जानिब से इजाफी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों का एक मामूली सा तनाज़ा था जिसने इतनी शदीद शक्ल इख्तियार कर ली कि 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। क्या कुछ निकल कर सामने आए हैं अभी तक तफ्तीश में? है ना, ये मामला रात का है। शब बारात की रात जो है वहाँ पर लोग जो है गुजर रहे थे, वहाँ पे बच्चों की साइकिल के टकराने का मामला हुआ और उस मामले ने इतनी शिद्दत अख्तियार की कि न सिर्फ बड़े लोगों के बीच झगड़ा हुआ बल्कि उसमें कई गाड़ियों को आग भी लगा दी गई और 50 से ज्यादा लोग जो है उसमें जख्मी भी हुए। हमारी वहाँ के जो है रायसेन के जो कलेक्टर हैं अरविंद दुबे जी और वहाँ के जो एसपी है विकास कुमार शहवाल जी, उनसे बातचीत उन्होंने बताया कि वहाँ पर हालात पूरी तरह से पुरअमन है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए 4 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है और अब तक रात के बाद जब कोई वाकया नहीं आया, जितने भी 50 से ज्यादा लोग जो जख्मी हुए थे उनको मुकामी अस्पताल में इलाज के लिए वहाँ पे दाखिल किया गया है और पूरी तरह से सभी लोग जो है हालात सबकी तरह से पुरअमन है और जो जख्मी है उनका इलाज जारी है। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों तरफ से जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
पंजाब से खबर है, जहां वज़ीर आला भगवंत मान की काबीना की हलफबरदारी हुई। इस तकरीब में 10 अरकान असेंबली ने बतौर वज़ीर हलफ लिया। भगवंत मान की काबीना में एक खातून वज़ीर भी शामिल है। पंजाब राजभवन में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में हलफ लेने वाले वज़रा में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हरपाल सिंह चीमा नुमाया हैं। बलजीत कौर इस नई हुकूमत में वाहिद खातून वज़ीर हैं। मैं हरपाल ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं डॉक्टर बलजीत कौर ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता ਵਿੱਚ न्याय करेंगी। और ब्रेक के बाद खबरों में एक और बेहद अहम खबर, सोनिया गांधी से गुलाम नबी आज़ाद की मुलाकात का कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खैर मकदम किया है। पार्टी को मुत्तहिद और मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने पर उन्होंने जोर दिया। हम पहले से ही ये चाहते हैं कि सभी मिलके पार्टी को मजबूत बनाना और अपनी बात कोई भी बाहर नहीं कहना चाहिए। पार्टी में बहुत से गलतियां होते हैं, पार्टी में बहुत से अच्छे काम भी होते हैं। जो कुछ है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रोग्राम पॉलिसीज आप बता सकते हैं, लेकिन पार्टी में रह के जो पार्टी सोनिया गांधी की वजह से, राहुल गांधी की वजह से मजबूत बनी और लास्ट इलेक्शन में हमने सारे 5 राज्यों में जीते, उस तक सभी ने वाहवाह की। एमआईएम बीजेपी को खत्म करने के लिए किसी भी सेकुलर पार्टी से इत्तेहाद करने को बिल्कुल तैयार है। इस तरह का इशारा एमआईएम के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने दे दिया है। उनका कहना है कि एमआईएम ने हमेशा सेकुलर कुव्वतों के साथ जाने की कोशिश की। हाल ही में रियासती वजीर राजेश टोपे से मुलाकात का हवाला देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि एनसीपी को भी इत्तेहाद की पेशकश की गई है, लेकिन इसका नतीजा मुस्बत निकलेगा, इसके आसार नजर नहीं आते। देखिए, ये बार बार जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती है और कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत के आई, एमआईएम बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, हम उनके साथ आते हैं तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके, तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है। लेकिन मुझे मालूम है कि वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि उनके साथ शिवसेना है और शिवसेना किसी सूरत के अंदर एमआईएम को लेना नहीं चाहेगी। तो अगले बार ये बोलना इनका पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि एमआईएम की वजह से, क्योंकि हम तो प्रस्ताव दिए हैं उनको, देखते हैं अब उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारी भी उनकी दिल्ली में मुलाकात होती है। किसी के साथ मुलाकात होगी उसका मतलब अलायंस हो गया, ऐसा नहीं होता है। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, शिवसेना,
कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। चौथा उसमें कोई नहीं आएगा, 3 ही रहेंगे। दूसरी बात है MIM। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये हमेशा महाराष्ट्र के युग पुरुष और आदर्श रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से ही शिवसेना बनी है और आगे काम करती रहेगी। तो ऐसे औरंगजेब के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी है, उनके साथ हमारा कैसा अलायंस होगा? आप सोच भी कैसे सकते हो? ये सोचना भी गलत है, ये सोचना एक बीमारी है। और दूसरी बात MIM और उनके नेता और BJP के साथ एक सीक्रेट अलायंस है। यूपी में आपने देखा होगा, तो जो ऑलरेडी BJP के साथ सीक्रेट अलायंस में है उनके साथ हम दूर से ही उनको नमस्कार करते हैं। जापान के PM फोमियो किशिदा 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 14वें हिंद जापान सालाना सरबराहान इजलास में वो शिरकत करने वाले हैं। इजलास में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ रूस और यूक्रेन की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। इसके अलावा चीन पर भी बातचीत हो सकती है। जापान ने रूस को तनहा करने के लिए वसी माली पाबंदियों का ऐलान किया है, लेकिन हिंदुस्तान ने जंग में किसी मुल्क का साथ नहीं लिया और अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एक और अहम खबर यूपी से है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खिताब किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की तमाम 9 सीटों पर बीजेपी की जीत तारीखी है। भाइयों बहनों, मैं परसों भी होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में आया था और मैंने तब भी देखा था कि अपार उत्साह लोगों के मन में है। ये पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गोरखपुर के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गोरखपुर आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। दूसरा कारण, अगर गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं और अकेले गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित करते हुए राष्ट्रवाद और सुशासन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। चीन से इस वक्त बेहद अहम खबर आज आई। चीन में कोरोना के नए मामलों में हालिया हफ्तों में तेजी देखी गई है। ताज़ा लहर में 2 अमवात जेलबिन सूबे में दर्ज की गई हैं। आपको बताएं कि जनवरी 2021 के बाद पहली बार चीन में अमवात दर्ज की गई हैं। बहार की आमद है। ये मौसम अपनी खुशगवार फिजा और खूबसूरत के लिए सबका पसंदीदा माना जाता है। यूक्रेन के लिए इस बार की बहार कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन कीव बाशिंदों के लिए मौसम बहार और उम्मीद की अलामत भी है। खास रिपोर्ट। चेहरों पर कोई खौफ, न हाथों में कोई लर्जिश। हालात नामुवाफिक है तो क्या बहार का इस्तकबाल तो लाजिम है। ये जंगज़दा यूक्रेन के अवाम का इज्तिमाई शऊर और किरदार है। Мы выкладываем герб Украины из 1,5 миллиона тюльпанов. Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом раздадим в больницах, всем женщинам. Мы продолжаем жить той жизнью, как в мирное время. Дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию,
И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам помогает родной город Киев, родные стены Киева. रूसी जारहियत के नतीजे में यूक्रेन के कई शहर तबाह बर्बाद हो गए हैं। सैकड़ों फौजी और शहरी हलाक हो गए हैं। 1900 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। नामुवाफिक हालात और दुश्मन की यलगार के बीच कैफ के बाशिंदों के हौसले को सलाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूस यूक्रेन की मज़ाहमत से हैरान है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी झुंझलाहट में इजाफा ही होता जा रहा है। हिकमत अमली और जंग के मैदान में मतलूबा हदफ हासिल न होने से रूस अपने मंसूबे पर नजरसानी करने पर मजबूर हो रहा है। मारियोपोल समेत कुछ शहरों में रूसी फौज ने पेशकदमी भी की है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराने का दावा कर डाला। यूक्रेन ने लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रे मोडियोचिव को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने सोमी और मिकोलाइफ में रूसी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा किया। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच शदीद लड़ाई जारी है। लड़ाई के दरमियान मुतासरा शहरों से शहरियों को निकालने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। लुहानस्क में शहरियों के इनखला के लिए राहदारी जल्द खोले जाने का इम्कान है। और इस बीच यूक्रेनी सदर वोल्दीमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर मॉस्को को दूबदू बातचीत की पेशकश की है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मिल बैठकर बात करने का वक्त आ गया है। यूक्रेन सालमियत और उसके साथ इंसाफ करने का वक्त आ गया है। उन्होंने क्राइमिया फतेह के 8 साल मुकम्मल होने पर मनाए गए जश्न का तकाबुल यूक्रेन हमले में रूसी फौजियों की हलाकत का तस्करा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अभी बातचीत नहीं की गई तो इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी। Я хочу, щоб мене зараз почули всі, почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Сьогодні в Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності в столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей, 100 тисяч на вулицях, 95 тисяч. यूक्रेन पर रूसी जारहियत पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ताल्लुकात रूस से कशीदा हैं, लेकिन खला में दोनों मुल्कों के बीच कोई अनबन या खटपट नहीं है। दोनों मुल्क मिलकर साइंसी तहकीकात को जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में 3 रूसी खलाबाजी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंच गए। एक और अहम खबर, यूक्रेन में जंग के दौरान फौत होने वाले भारतीय तालिब इल्म नवीन शेखरप्पा की लाश 21 मार्च की सुबह 3 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। नवीन शेखरप्पा के वालिदैन ने अपने बेटे की लाश तिब्बी तहकीक के लिए अतिया करने का फैसला कर लिया है। उनके वालिदैन ने कहा कि मेरा बेटा तिब के शोबे में कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम उसके जिस्म को मेडिकल के दूसरे तलबा पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शामी सदर बशारुल असद ने मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा किया है। असद ने यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने बाहमी इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने और मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। 2011 के बाद ये असद का पहला गैर मुल्की दौरा था। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।